ने ह्यूमन की नकली स्किन पहनी होती है, जबकि अंदर से सब के सब मॉन्स्टर्स होते हैं। बच्चों की एनर्जी को निकालने के बाद ये उसे एक टावर पर फेंकते हैं ताकि उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। वो ऊपर से थोड़ा सा डैमेज हो भी जाता है, जिससे पूरी जगह हिलने लग जाती है। दरअसल इस टावर का असर पूरी दुनिया पर होता है। जब ये उस टावर को डैमेज करने के लिए बच्चों की एनर्जी को उस पर फेंकते हैं तो अर्थ पर भूकंप आता है। ठीक उसी पल एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक अचानक से नींद से जाग जाता है क्योंकि उसे सारे विजन्स अपने सपने में आ रहे होते हैं, और ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हुआ। उसे पहले भी कई बार ये विजन्स आए। जैक इसके बाद नीचे जाता है और उसे सपनों में जो भी विजन्स आए होते हैं वो उन सबको ड्रॉ करना शुरू कर देता है। हालांकि वो अपनी मॉम को भी सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। उसकी मॉम को लगता है कि उसे मेंटली कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो जैक को एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। पर पूरी बात सुनने के बाद साइकोलॉजिस्ट जैक को यही कहता है कि तुम्हें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। जैक की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब जब ये अपने घर वापस जा रहे होते हैं तभी जैक को एक आदमी दिखता है जो अपनी स्किन को ठीक उसी तरह से ठीक कर रहा होता है जैसे कि उसने सपने में देखा था। वो उसे देखकर डर जाता है। तभी जैक के पास एक आदमी आता है जो बैगर की तरह दिख रहा होता है। वो जैक से कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ये बच्चों की तलाश में है। जैक समझ जाता है कि अब वो उनकी नजरों में आ चुका है, पर जैक को समझ नहीं आता कि उसे इस तरह के सपने क्यों आते हैं। जैक घर जाने के बाद रात को जब सोता है तो उसे सपने में एक अजीब सा आदमी दिखता है जो एक जादूगर की तरह है, जो किसी का भी दिमाग रीड कर सकता है। वो जादूगर एक जंगल में जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ बैठा होता है। जब बूढ़ा आदमी जादूगर को देखता है तो उसकी तरफ गन तान देता है, लेकिन जादूगर के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है, इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को अपनी शक्तियों से मार देता है। ये देखकर उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो जादूगर की तरफ गोली चला देता है, लेकिन जादूगर उस गोली को अपने हाथ से रोक लेता है। पर वो उस आदमी को कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी थी कि कोई भी बुरी शक्ति उस पर हावी नहीं हो सकती थी। इसके बाद जैक को अपने सपने में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग दिखती है और तभी जैक की आंख खुल जाती है। जैक जल्दी से उस बिल्डिंग को ड्रॉ कर लेता है ताकि उसे ये सब याद रहे, पर काफी पता करने के बाद भी उसे बिल्डिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए वो बिल्डिंग की फोटो को अपलोड कर लेता है और लिखता है कि अगर किसी को भी इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो उसके साथ शेयर करे। अगले दिन दिखाया जाता है कि जैक के घर पर दो आदमी आते हैं। उसकी मॉम कहती है कि ये साइकोलॉजिस्ट के आदमी है और ये तुम्हें उनके पास ले जाएंगे, पर जब जैक उन्हें देखता है तो समझ जाता है कि वही मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों की स्किन पहनकर उसे लेने के लिए आए हैं, इसीलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। तभी जैक को एक मेल आता है जो एक लड़की का होता है और वो बताती है कि जो पिक्चर तुमने अपलोड की है वो जगह ब्रुकलिन में है। जैक भी ब्रुकलिन रहता है, इसीलिए वो उस जगह पहुंच जाता है। वो उस घर के अंदर जाता है जहाँ पर एक डिवाइस पड़ा होता है। वो उस डिवाइस में कोड डालता है 1919 और जैसे ही वो कोड डालता है वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। जैक उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और अब ये लकड़ी का घर टूटना शुरू हो जाता है और जैक उसके अंदर फंस जाता है। जैक किसी तरह से अपने आप को बाहर निकालता है और पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है। इस पोर्टल से दूसरी तरफ निकलने के बाद वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरी दुनिया है। वो कई घंटों तक चलता रहता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। जैक बहुत ज्यादा प्यासा होता है, इसीलिए उसे पानी की एक बोतल दिखती है, पर जब वो उससे पानी पीने की कोशिश करता है तो उसके अंदर पानी नहीं होता। तभी पीछे से उस पर वो आदमी गन तान देता है जिसके पिता को जादूगर ने मार दिया था। इसका नाम रोलैंड होता है। रोलैंड उसे पूछता है कि तुम कौन हो। जैक जब उसकी शक्ल देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि इस आदमी को उसने कई बार अपने सपनों में देखा था। जैक उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें सपनों में देख चुका हूँ, मैं दूसरी दुनिया से यहाँ पर पोर्टल के थ्रू आया हूँ, पर रोलैंड उस पर विश्वास नहीं करना चाहता। पर जैक जब उसे अपनी ड्राइंग की बुक दिखाता है और बताता है कि जो भी मैं सपनों में देखता हूँ इस पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये देखकर रोलैंड को उस पर विश्वास हो जाता है। वही जादूगर को पता चल चुका है कि जैक उनकी दुनिया में पोर्टल के थ्रू आ चुका है, साथ ही वो उसकी शक्ल भी देख लेता है। वही रोलैंड और जैक अब किसी भी कीमत पर जादूगर को ढूंढना चाहते हैं। वो पूरा दिन चलते हैं और रात को एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रोलैंड जैक को बताता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी अलग अलग दुनिया है, जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के क्रिएचर्स हैं, जहाँ पर अजीब अजीब सी शक्तियाँ हैं जो कि बुरी शक्ति है, और उन शक्तियों को हमारी दुनिया तक आने से रोकने के लिए इस ब्रह्मांड के बीचों बीच एक टावर बनाया गया है जिस टावर का नाम द ब्लैक टावर है। लेकिन ये बुरी शक्तियाँ, ये क्रिएचर्स नहीं चाहते कि उस टावर के जरिए इन्हें रोका जाए, इसीलिए उस टावर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें उस टावर से भी ज्यादा शक्तिशाली चीज चाहिए। और इस दुनिया में बच्चों की मासूमियत से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है, इसीलिए बच्चों की मासूमियत को इस्तेमाल करके उस डार्क टावर को खत्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जैक को उसके पिता की आवाज आती है और जब वो आवाज की तरफ जाता है तो देखता है कि उसके पिता है। उसके पिता जैक को अपने पास बुलाते हैं और जैक जैसे उनके पास जाता है वो एक मॉन्स्टर में, डीमन में बदल जाते हैं। दरअसल ये एक डीमन होता है जो उसी जादूगर ने भेजा है, पर इससे पहले कि डीमन जैक को नुकसान पहुंचाता है रोलैंड वहाँ पर आकर उस पर गोलियां चला देता है जिससे वो भाग जाता है, पर एक दूसरा डीमन यहाँ पर आ जाता है। रोलैंड उस डीमन को भी खत्म कर देता है। वहीं जादूगर को दिखाया जाता है जो जैक के घर उसकी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानने के लिए जाता है। हालांकि जैक की असली पिता की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है, पर जैक की मॉम ने दूसरी शादी कर ली होती है। जादूगर इनके घर पर एक आम इंसान बनकर जाता है और इनके माइंड को रीड करना शुरू कर देता है। पहले वो जैक के स्टेप फादर को मार देता है और इसके बाद वो जैक की मॉम का माइंड रीड करना शुरू कर देता है। जैक ने जो भी बातें अपनी मॉम को बताई थी वो सब की सब अब जादूगर को पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि जैक को उनकी दुनिया के बारे में, उनके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद वो जादूगर जैक की मॉम को भी खत्म कर देता है। वहीं जैक और रोलैंड को दिखाया जाता है जो दूसरी दुनिया में है। वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर एक गाँव होता है जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है जो किसी भी फोटो
को देखकर बता सकती है कि वो कहाँ पर है। रोलैंड उसे जैक की बनाई हुई एक फोटो दिखाता है जिसमें जादूगर होता है, उसके पीछे पहाड़ होते हैं। वो लड़की बताती है कि ये जगह यहाँ से बहुत दूर है और इस जगह तक पहुँचने में तुम्हें लगभग 6 महीने तक लग सकते हैं। तभी जैक कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन जादूगर ने इस दुनिया में बहुत सारे पोर्टल्स बना रखे हैं ताकि वो कभी भी कहीं से भी किसी भी दुनिया में जा सके। यहाँ पर वो लड़की जैक को बताती है कि तुम्हारे अंदर खास शक्ति है, तुम कभी भी अपने विजन्स किसी को भी दिखा सकते हो, साथ ही किसी से भी तुम टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हो। जैक को अपने बारे में ये बात पता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जादूगर को पता चल जाता है कि जैक और रोलैंड उसके दूसरे पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मॉन्स्टर्स को उस गांव में भेज देता है जहां पर जैक और रोलैंड है। रोलैंड अपनी गन से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फायरिंग करता है, पर यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। मॉन्स्टर्स गाँव में आग भी लगा देते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर रोलैंड और जैक गाँव से निकल जाते हैं और दूसरे पोर्टल के जरिए वो अपनी दुनिया अर्थ में पहुंच जाते हैं। रोलैंड के शरीर पर घाव होते हैं, इसीलिए जैक उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वही जादूगर अब उस गाँव में पहुंच जाता है जहाँ पर उस लड़की ने रोलैंड की और जैक की मदद की थी। वो अपनी पावर से उस लड़की के दिमाग से सारी बातें निकलवा लेता है। उसे पता चल जाता है कि जैक और रोलैंड अब कहाँ जा रहे हैं। वहीं अर्थ पर दिखाया जाता है कि जैक दूसरे पोर्टल की तरफ, जो कि उसने तस्वीर बनाई थी जहाँ तक इन्हें पहुँचना है, वहाँ जाने से पहले अपने घर जाना चाहता है ताकि वो अपनी मॉम से मिल सके। पर जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम की राख है। वो समझ जाता है कि उसकी मॉम को जादूगर ने मारा है। जैक को इस बात से बहुत दुख होता है और रोलैंड उसे समझाता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद रोलैंड एक दुकान में जाता है ताकि वो अपनी गन के लिए गोलियां ले सके और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर जादूगर होता है। रोलैंड उस पर गोलियां चलाता है लेकिन जादूगर पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए रोलैंड यहाँ से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो किसी और दुनिया में पहुंच चुका है। दरअसल सब का सब जादूगर ने किया होता है। वहीं बाहर जैक को दिखाया जाता है जहाँ उसके पीछे एक आदमी पड़ जाता है। तभी उसके सामने एक वैन आकर रुकती है जिसमें से कुछ आदमी निकलते हैं और जैक को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद जैक को जादूगर के पास ले जाया जाता है। जादूगर जैक को उस जगह ले जाता है जहाँ पर वो बच्चों को कुर्सी पर बैठाकर उनकी इनोसेंस को, उनकी मासूम एनर्जी को खींचकर उस ब्लैक टावर के ऊपर फेंकते हैं ताकि ब्लैक टावर टूट जाए। लेकिन जैक को अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है, इसीलिए जब उसकी एनर्जी को खींचने की कोशिश की जाती है तो जैक अपने आप को, अपने माइंड को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे जादूगर उसके दिमाग की मासूम एनर्जी को खींच नहीं पाता। जैक के अंदर टेलीपैथी की शक्ति है, वो अपने विजन्स किसी को भी दिखा सकता है। इसीलिए वो अपनी टेलीपैथी की शक्ति से रोलैंड को एक मैसेज भेजता है और बताता है कि जिस भी पोर्टल से तुम अंदर जाओगे उसका कोड होगा 1919 और उस कोड के बाद तुम इस दुनिया में इस जगह पर पहुंच जाओगे। रोलैंड ऐसे ही करता है और अब वो भी इस जगह पहुंच जाता है। उसके सामने मैजिशियन होता है जिस पर वो अपने दोनों हाथों पर गन पकड़कर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन मैजिशियन के ऊपर उसकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसीलिए रोलैंड भागता हुआ, स्केट करता हुआ उसकी तरफ जाता है और उसके ऊपर जो शीशा होता है उस पर गोलियां चलाता है। जादूगर के ऊपर कांच के टुकड़े गिरते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसके शरीर को टच करते वो अपनी शक्ति से सभी टुकड़ों को रोक लेता है और रोलैंड की तरफ फेंकता है। रोलैंड गोलियां चलाकर कई शीशे के टुकड़ों को रोक लेता है, लेकिन एक शीशे का टुकड़ा उसके हाथ में आकर गड़ जाता है, जिससे उसकी गन भी नीचे गिर जाती है। रोलैंड अब जख्मी हो चुका है, इसीलिए वो अपने आप को छुपा लेता है। रोलैंड समझ चुका है कि जादूगर को सामने से नहीं मारा जा सकता, इसीलिए वो इस मौके के इंतजार में होता है कि कब उसका ध्यान भटके और पीछे से वो उसे खत्म कर दे। इसीलिए वो कुछ बॉक्सेस के पीछे छुपकर जादूगर के ऊपर गोलियां चलाता है। गोलियां एक लैडर से टकराती है जो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से जादूगर गिर जाता है। पर जादूगर के हाथ में जो गोलियां होती है वो वापस रोलैंड की तरफ फेंकता है, जिससे रोलैंड का दूसरा हाथ भी जख्मी हो जाता है, यानी कि अब उसके दोनों हाथ जख्मी हो चुके हैं। इस बात का फायदा उठाकर जादूगर उसकी तरफ बहुत सारा मलबा फेंकता है, जिसके नीचे दबकर वो बेहोश हो जाता है। वहीं जैक को दिखाया जाता है जो अभी भी कुर्सी के साथ बंधा होता है। वो उसके दिमाग को टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि उसकी मासूम एनर्जी को उसके दिमाग से निकाला जा सके, और जैक सब कुछ सहकर भी अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं जादूगर अपनी आग की एनर्जी से रोलैंड को जलाकर मारना चाहता है ताकि इसके बाद वो जैक के दिमाग की एनर्जी को निकाल ले और उसकी मासूम एनर्जी से ब्लैक टावर को ध्वस्त कर दे। पर तभी जैक अपनी टेलीपैथी की शक्ति से रोलैंड को एक मैसेज भेजता और कहता है कि तुम्हें भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। इस बात से रोलैंड को शक्ति मिलती है और वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है, पर इस बार वो जादूगर के ऊपर गोली नहीं चलाता बल्कि दूसरी जगह पर गोली चलाता है। और इससे पहले कि जादूगर को समझ पाता, गोली उस चीज से टकराकर सीधा जादूगर के दिल पर आकर लगती है, जिससे उसका ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर रोलैंड उसके ऊपर कई गोलियां दाग देता है। साथ ही वो जैक को भी चेयर से आजाद कर देता है। जैक को और बाकी के बच्चों को बाहर ले आता है। रोलैंड ने इस जगह पर कई गोलियां चलाई होती है, इसीलिए पूरी की पूरी मशीन जो कि जादूगर ने बनाई थी वो ध्वस्त हो जाती है। पर ब्लैक टावर अभी भी ज्यों का त्यों होता है, जो हमारी दुनिया में डीमंस को और बुरी शक्तियों को आने से रोकता है। इन दोनों ने बाकी बच्चों को भी बचा लिया होता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि रोलैंड जैक को कहता है कि अब तुम्हारे परिवार में भी कोई नहीं बचा, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में ही चलो। और जैक उसकी बात मान जाता है और ये दोनों के दोनों अनजान लोग जो अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं एक अनजाने सफर पर निकल पड़ते हैं। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द ब्लैक
और अब ये किसी दूसरी चोरी को अंजाम देना चाहते हैं जिसमें सबको बहुत पैसे मिले। वहीं हमें ब्रूस के साथ ही चार्ली को दिखाया जाता है, जिससे एक वकील मिलता है। वो वकील उसे क्लर्क से मिलवाता है। क्लर्क चार्ली को बताता है कि मेरे माइंड में एक बहुत बड़ी चोरी का आइडिया है। ग्लासगो से लंदन तक एक ट्रेन जाती है जो कि 12 घंटे का सफर है, और इन 12 घंटों के दौरान वो ट्रेन हर एक पोस्ट ऑफिस पर रुकती है, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस में जितने भी पैसे होते हैं वो ट्रेन में लोड कर दिए जाते हैं। ये सारा पैसा रॉयल है, यानी कि ये क्वीन का पैसा है। इस ट्रेन में बहुत सिक्योरिटी नहीं होती, अगर हम चाहें तो इस ट्रेन का सारा पैसा लूट सकते हैं। और अब चार्ली अपने बॉस ब्रूस के पास जाता है और उसे ग्लासगो से लंदन जाने वाली इस ट्रेन के बारे में बताता है। ब्रूस इस चोरी के लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि हमें बहुत ही प्लानिंग के साथ काम करना होगा। चोरी हम लंदन के आसपास ही करेंगे ताकि ट्रेन में हर एक पोस्ट ऑफिस का पैसा मौजूद हो। लेकिन सबसे पहले हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो ट्रेन के सिग्नल्स को बदल सके ताकि हम ट्रेन को कहीं भी रुकवा सकें। और अब एक फ्लोरिस्ट के पास जाते हैं जिसे ट्रेन के सिग्नल्स को बदलना आता है, और ये उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद ब्रूस उस आदमी को उस जगह पर ले जाता है जहां पर ट्रेन को रोकना है। वो बड़ी आसानी से अपनी ट्रिक से ग्रीन लाइट को रेड लाइट में बदल देता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। वहीं हमें क्लर्क को दिखाया जाता है जिसने इस पूरी चोरी का प्लान बनाया है। वो चोरी की जगह से कुछ ही मील दूर एक छोटे से टाउन में जाता है जहां पर उन्हें घर पसंद आता है। दरअसल चोरी के बाद सारा पैसा वो इसी घर में रखना चाहते हैं, इसीलिए वहां की ओनर एक बूढ़ी औरत से वो इस घर को मुंह मांगे दामों में खरीद लेते हैं। लेकिन ब्रूस को अब भी अपनी टीम में 2 ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें से एक को ट्रेन चलानी आती हो और दूसरे को उस ट्रेन के बारे में पूरी नॉलेज हो जो ट्रेन पूरा पैसा लेकर लंदन जाएगी। इन्हें वो आदमी मिल जाता है जिसे ट्रेन चलानी आती है, और अब ये सब के सब उसी घर पर आ जाते हैं जिस घर को क्लर्क ने उस बूढ़ी औरत से खरीदा है। इनकी पूरी टीम में 15 मेंबर्स हैं। ब्रूस सबसे कहता है कि यहाँ पर कोई अपने ग्लव्स को नहीं उतारेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी उंगलियों के निशान यहाँ पर रह जाएं और हम पुलिस के लिए कोई सबूत छोड़ें। अब इन्हें अपने 16वें मेंबर का इंतजार है जो इन्हें ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जल्दी इन्हें वो 16वां मेंबर भी मिल जाता है जो ब्रूस को इंफॉर्मेशन देते हुए बताता है कि 8 अगस्त को वो ट्रेन जिसका नाम रॉयल मेल है वो ग्लासगो से शाम को 7 बजे चलेगी और अगली सुबह 7 बजे वो लंदन पहुंचेगी। इस ट्रेन में टोटल 12 बोगीज हैं, जिनमें से कुछ बोगीज के अंदर डाक विभाग का सामान है, यानी कि लोगों के लेटर्स हैं, लेकिन आखिरी 2 बोगीज के अंदर पैसे हैं। और अब वो दिन आ जाता है जब इन्हें चोरी करनी है, यानी कि 8 अगस्त सन 1963। ये सब के सब सुबह 3 बजे अंधेरे में उस ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सिग्नल को बदलकर इन्हें ट्रेन को रुकवाना है। ये जगह लंदन से 40 किलोमीटर दूर है और अब ट्रेन आने वाली होती है। उससे पहले इनका साथी जिसे सिग्नल्स को बदलना आता है वो सिग्नल को बदल देता है, जिसके बाद ट्रेन रुक जाती है। पीछे से सब के सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इस ट्रेन में कुछ ऐसी बोगीज भी हैं जिनमें नॉर्मल पैसेंजर्स हैं। ये उन बोगीज को ट्रेन से अलग कर देते हैं और अब इनके 2 साथी उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर ट्रेन के पायलट्स हैं। ये उन्हें बुरी तरह से मारकर बंदी बना लेते हैं। इनकी टीम में जो मेंबर ट्रेन चलाना जानता है अब उसे उस जगह लाया जाता है जहां से ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन वो ट्रेन को नहीं चला पाता। वो बताता है कि ट्रेन के इंजन में प्रेशर नहीं बन रहा। इसके बाद इस ट्रेन के असली पायलट को लाया जाता है। वो भी उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी ट्रेन नहीं चलती। ये कोयले से चलने वाली ट्रेन है क्योंकि उस जमाने में इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं हुआ करती थी। और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि जब इन्होंने पैसेंजर वाली बोगीज को अलग किया था तो इन्होंने ट्रेन के प्रेशर वाले पाइप को तोड़ दिया। इनके कुछ साथी उस जगह जाते हैं और उस पाइप को रिपेयर करते हैं, जिसके बाद ट्रेन चल जाती है। और अब ये ट्रेन को उस ब्रिज के पास ले जाते हैं जहां पर ब्रूस पहले से ट्रक्स के साथ इनका इंतजार कर रहा होता है। ये सब के सब ट्रेन की आखिरी बोगी में जाते हैं जहां पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं। उन बॉक्सेस के अंदर पैसों के बैग्स हैं। ये एक चेन बना लेते हैं और उस चेन से बहुत जल्दी ये सभी पैसों के बैग्स को अपने ट्रक में लोड कर देते हैं। जिसके बाद ब्रूस ट्रेन के पायलट को कहता है कि अगर तुमने आधे घंटे से पहले ट्रेन को रोका तो मैं तुम्हें ढूंढकर कभी भी कहीं भी मार दूंगा। दरअसल उसने पायलट को धमकी दी होती है और अब ये सारे पैसों को लेकर उसी घर में आ जाते हैं जिस घर को इन्होंने इसी काम के लिए खरीदा था। ये सारा का सारा पैसा घर के अंदर ले आते हैं। ब्रूस पिछले 60 दिनों से लगातार इस प्लान पर काम कर रहा था, इसीलिए बहुत ज्यादा थक गया है। वो सोने चला जाता है, पर अगली सुबह जब वो उठकर आता है तो देखता है कि घर में पैसों का अंबार है। ये इतने पैसे होते हैं जिन्हें गिनना नामुमकिन है। ब्रूस को समझ में आ जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी चोरी की है और सरकार इन्हें इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये क्वीन का पैसा है, ये रॉयल ट्रेजर है। इनके साथ जो बूढ़ा ट्रेन ड्राइवर होता है ये उसे उसका हिस्सा देकर यहाँ से रवाना कर देते हैं। जल्दी चोरी की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाते हैं, क्योंकि ये क्वीन का पैसा है। इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई। रेडियो पर ब्रूस सुनता है कि किसी आदमी ने ब्रिज के पास आर्मी के ट्रक्स को देखा था, जिसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने चोरी की है वो आर्मी के ट्रक में पैसा लेकर गए हैं। इसीलिए ब्रूस अपने साथियों के साथ मिलकर उस ट्रक को एक नॉर्मल ट्रक में पेंट कर देता है। पर जल्दी इन्हें एक और बुरी खबर मिलती है जिसमें इन्हें पता चलता है कि पुलिस घटना स्थल से 30 मील की दूरी पर जितने भी घर हैं उनकी तलाशी ले रही है, जिसका मतलब ये है कि जल्दी पुलिस इनके घर तक पहुंच जाएगी। ब्रूस अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर जितने भी सबूत होते हैं उन सबको जला देता है। सबको उनके हिस्सों के पैसे मिल जाते हैं। एक दूसरे से विदा लेने से पहले ये एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर कोई पकड़ा गया तो वो अपने किसी भी साथी का नाम नहीं बताएगा। ये सब अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। वहीं इस केस को सॉल्व करने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है जिसका नाम बटलर है। बटलर
अपने काम में माहिर है। उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पास ही के एक छोटे से टाउन में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी गाड़ियों का आना जाना था। अमूमन उस टाउन में कभी गाड़ियां नहीं आती। वो समझ जाता है कि वहीं पर लुटेरों ने प्लानिंग की होगी। वो उस पूरे टाउन की तलाशी करवाता है और उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर ब्रूस और उसके साथियों ने सारे पैसे को जमा किया था। वहां पर उसे सबूत मिल जाते हैं क्योंकि वहां पर वो बैग्स होते हैं जिनके अंदर पैसे थे। साथ ही उन लोगों के ग्लव्स भी। यहाँ पर कुछ लोगों ने कभी ग्लव्स नहीं पहने थे, इसीलिए उनके फिंगरप्रिंट्स के निशान भी वहां पर होते हैं। जो सामान उन्होंने जलवाया था वो सामान भी पूरी तरह से नहीं जला था, इसीलिए बटलर के पास अब बहुत सारे सबूत हैं। घर के अंदर इन्हें एक लॉकेट भी मिलता है जो उसी फ्लारिस्ट का है जिसने ट्रेन के सिग्नल को बदलकर ट्रेन को रुकवाया था। ये उस लॉकेट की मदद से उसके घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें वो पैसे भी मिल जाते हैं जो ट्रेन से चोरी हुए थे। वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और बताता है कि मैं भी उस रॉबरी में शामिल था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मेरा काम बस इतना ही था कि मुझे ट्रेन के सिग्नल को बदलकर ट्रेन को रुकवाना था। वो सारे के सारे चोर कहाँ हैं, वो कौन है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं फॉरेंसिक टीम को घर के अंदर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनमें एक प्रिंट ब्रूस की दोस्त चार्ली के भी होते हैं जो पहले भी जेल जा चुका है। बटलर को समझ में आ चुका है कि इस पूरे प्लान में चार्ली भी एक खास किरदार था और ये एक बहुत बड़ी लीड होती है। ये उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और जल्दी चार्ली को पकड़ लेते हैं। दरअसल इनके गैंग के जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने कोई ना कोई गलती की थी। किसी के शू पर पेंट लगा हुआ था, किसी के बाल वहां पर रह गए थे, इसीलिए एक एक करके इस सब को पकड़ लेते हैं। लेकिन अब भी इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड ब्रूस आजाद होता है। हालांकि बटलर को पता है कि वो मास्टरमाइंड है, पहले भी एक बहुत बड़ी चोरी में उसका नाम आ चुका है। हालांकि उस वक्त उसे सजा नहीं हुई थी क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन अब उसके खिलाफ हर एक सबूत है। ब्रूस कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। एक दिन एक घर के बाहर सीढ़ी लगी होती है, उस घर में 2 कांस्टेबल जाते हैं। दरअसल इस घर में ब्रूस और उसका परिवार है, लेकिन कांस्टेबल उसे पहचान नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। पर जल्दी कांस्टेबल्स को पता चल जाता है कि जिस घर के अंदर ये गए थे वो ब्रूस का है। वो हायर अथॉरिटीज को इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर जब तक वो उस घर में पहुंचते हैं ब्रूस वहां से निकल चुका होता है। घर में उन्हें कुछ और लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जिसके आधार पर ये बचे हुए लोगों को भी पकड़ लेते हैं और अब इन सब को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। इन सब ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। इन सब को 30-30 सालों की सजा सुनाई जाती है जो कि इंग्लैंड के इतिहास में आज से पहले किसी भी रॉबरर्स को नहीं सुनाई गई। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सारे पैसे क्वीन के थे। 2 साल बीत जाते हैं और अब तक बटलर ब्रूस तक नहीं पहुंच पाया। वो किसी भी कीमत पर ब्रूस को पकड़कर इस केस को क्लोज करना चाहता है। साथ ही उसे पूरा यकीन है कि इस काम में ब्रूस की किसी रेलवे अधिकारी ने मदद की है क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना नामुमकिन है। लेकिन अब तक इनके सामने किसी भी रेलवे के अधिकारी का नाम नहीं आया। 2 साल और बीत जाते हैं और आज इस चोरी को पूरे 4 साल हो चुके हैं। डिटेक्टिव बटलर अब तक ब्रूस को नहीं पकड़ पाया। उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, लेकिन वो रिटायरमेंट लेने से मना कर देता। वो कहता है कि जब तक मैं ब्रूस को पकड़ ना लूं तब तक मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा। और एक दिन उसे किसी अनजान शख्स का कॉल आता है जो बटलर को उस घर का पता बता देता है जहां पर ब्रूस छुपा हुआ है। बटलर अपनी टीम के साथ उस घर में जाकर ब्रूस को गिरफ्तार कर लेता है। ये कॉल किसने किया, क्यों किया, इस बारे में कभी पता नहीं चल सका और ब्रूस को भी सजा हो जाती है। लेकिन अब तक बटलर को उस रेलवे अधिकारी का पता नहीं चला जो इनकी टीम में शामिल था। दरअसल ये उसका सिर्फ एक शक है। बटलर रिटायरमेंट ले लेता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि ट्रेन से जितने पैसे चोरी हुए थे पुलिस उसका 10% ही बरामद कर पाई थी। बाकी पैसा कहां गया पुलिस को कुछ नहीं पता। इसीलिए सन 1971 में इंग्लैंड की पूरी करेंसी को बदल दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो करेंसी जो चोरी हुई थी अब वो कागज के सामान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। पुलिस को अच्छे से पता था कि इतनी बड़ी करेंसी को कोई भी इंसान यूज नहीं कर सकता। अब कई साल बीत जाते हैं। 16 लोगों में से 12 लोगों की मौत सजा के दौरान ही हो जाती है। 4 लोग रिहा हो जाते हैं, जिसके बाद ब्रूस के पास कुछ फिल्म मेकर्स आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी कहानी पर, तुम्हारी चोरी की जो वारदात थी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये तभी बनाएंगे जब हमें तुम पूरी सच्चाई का बताओगे। उनका मतलब उस रेलवे अधिकारी से भी था जो कि इस पूरे के पूरे प्लान का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। ब्रूस उनकी बात मान जाता है। दरअसल ब्रूस ने उस रेलवे अधिकारी से वादा किया था कि वो उसका नाम कभी नहीं बताएगा, इसीलिए उसने उसका नाम कभी नहीं बताया। पर अब उस अधिकारी की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए ब्रूस उसका नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद इस सच्ची घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनती है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि उस 90% पैसे का। और तभी वो देखते हैं कि सामने अजीब से इंसानों की तरह दिखने वाले कोई जीव खड़े हैं जो आधे तो इंसानों की तरह दिख रहे होते हैं और आधे कॉकरोचेस की तरह। अब ननानो और कोमाची ऐसे ही एक क्रीचर के सामने आ जाते हैं। वो क्रीचर बहुत स्पीड से ननानो के पास आता है और इसके बाद वो ननानो की गर्दन तोड़कर वहां से उसी स्पीड से निकल जाता है। कोमाची देखकर हैरान होता है कि उस जीव ने उसे कुछ नहीं किया, उसे जिंदा छोड़ दिया। वो ननानो को स्पेसशिप में वापस ले आता है, जहां पर डॉक्टर सबको बताता है कि जिस भी क्रीचर ने ननानो के ऊपर हमला किया था वो वही कॉकरोचेस थे जिन्हें आज से 500 साल पहले यहाँ मार्स में यानी कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था। 500 सालों में वो इवॉल्व हो गए, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए और अब वो इंसानों की तरह बड़े हो गए।
गए और उनके अंदर न सिर्फ सोचने समझने की शक्ति है बल्कि वो बहुत ताकतवर भी है। इनके साथ इन्हें एक डीएनए इंजेक्शन भी दिया गया होता है जिनसे इनके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आ जाएंगी। अब इन्हीं क्रू मेंबर्स में से एक कहता है कि मैं उस इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो पावरफुल बनना चाहता है ताकि जब वो अर्थ पर जाए तो उससे पावरफुल कोई भी ना हो। उसकी बॉडी में उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसके डीएनए में बदलाव आते हैं, वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है, स्पेसशिप से बाहर आ जाता है जहां पर कॉकरोच से उसका सामना होता है। इसके अंदर फायर की यानी कि आग की शक्तियां हैं, जिससे ये कॉकरोच के ऊपर फायर से हमला करता है, लेकिन वो फायर से सर्वाइव कर जाता है, यानी कि कॉकरोच के ऊपर उस फायर का कोई भी असर नहीं होता और वो इस क्रू मेंबर को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ लैब के ऊपर दिखाया जाता है जहां पर एक कॉकरोच और आ चुका है। वो शीशा तोड़कर इनकी लैब के अंदर एंटर कर जाता है और वहां पर इनके एक आदमी को मार देता है। इससे पहले कि वो सभी को मारता, यहाँ पर एक और क्रू मेंबर अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और वो उस कॉकरोच को मार देता है। लेकिन अब बाहर जो बहुत सारे कॉकरोचेस हैं, जो कॉकरोचेस की आर्मी है, वो उनके स्पेसशिप की तरफ लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस बारे में इन्हें पता लगते ही सोचते हैं कि इन्हें अपने स्पेसशिप को लेकर यहाँ से जाना होगा और जब ये स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये खराब हो चुका है, अब ये फ्लाई नहीं कर सकता। इनके पास अब एक ही रास्ता है, ये किसी तरह से उस स्पेसशिप तक पहुंच जाए जिसे आज से 10 साल पहले यहाँ पर भेजा गया था और इस जगह से निकल जाए। कोमाची को नानानो के लिए दुख हो रहा होता है क्योंकि वो उसकी बॉडी को अपने साथ धरती पर ले जाना चाहता है, पर इस वक्त उसे अकेले यहाँ से जाना होगा। ये सब के सब यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि इनके सामने कॉकरोचेस की पूरी एक आर्मी है जो इन्हें मारने के लिए, खत्म करने के लिए यहाँ पर आई है। अब इनमें से एक और अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगा लेता है, जिससे उसके अंदर भी बहुत ज्यादा शक्तियां आ जाती है। वो अपने मुंह से आग निकालता है और ये वेव इतनी खतरनाक होती है कि कॉकरोचेस को पीछे हटना पड़ता है। ये सब के सब अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं, पर कॉकरोचेस की आबादी यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि उनसे बचना इतना मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से इनके सामने कॉकरोचेस आ जाते हैं, इसीलिए दो लड़कियों को भी अपने आप को डीएनए का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिससे वो भी पूरी तरह से बदल जाती है और कॉकरोचेस का सामना करती है। लेकिन जब भी अपनी गाड़ी से लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी पलट जाती है और वो तीनों जिन्होंने अपने आप को डीएनए के इंजेक्शन लगाए थे वो बाहर गिर जाते हैं। लेकिन गाड़ी ऑटो पायलट होती है, वो अपने आप यहाँ से आगे निकल जाती है और अब उन तीनों के आगे कॉकरोचेस की सेना आ जाती है और एक एक करके उन तीनों को खत्म कर देती है। यहाँ से बाकी बचे हुए लोग स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच जाते हैं। 2 लोग भारी रुकते हैं और 3 लोग स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ से इन्फॉर्मेशन धरती तक भेज रहा है। वो कौन है उसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। वहीं जो 2 बाहर लोग खड़े होते हैं वहां पर कॉकरोचेस आकर उन दोनों को खत्म कर देते हैं। स्पेसक्राफ्ट के अंदर सबको पता चल चुका है कि बाहर मॉन्स्टर यानी कि कॉकरोचेस आ चुके हैं, जिनका दिमाग अब पहले से भी तेज हो चुका है क्योंकि ये इंसानों से सीख रहे हैं। इसीलिए अंदर तीनों की तीनों अपने अंदर डीएनए को इंजेक्ट कर लेते हैं, जिससे तीनों के अंदर अलग अलग पावर्स आती है। दरअसल धरती पर रहने वाले अलग अलग जीवों के डीएनए हैं, जिस वजह से इनके अंदर भी उन जीवों की पावर्स आ चुकी है। बाहर जाकर ये तीनों उनका सामना करना शुरू कर देते हैं। वहीं स्पेसक्राफ्ट के अंदर दिखाया जाता है जहां पर इनकी कैप्टन बेहोश होती है, तभी वहां पर एक कॉकरोच आता है जिसके अंदर से फाड़कर इन्हीं की एक साथी निकलती है। दरअसल ये उस इंसान से मिली हुई है जिस इंसान ने इन सबको यहाँ मार्स पर भेजा है और यही वो होती है जो धरती तक मैसेजेस पहुंचा रही होती है। यहाँ पर इन्हें खास मकसद के लिए भेजा है। दरअसल यहाँ पर एक अंडा है जो अंडा लेकर इन्हें धरती पर जाना है। ये अब कैप्टन को मार देती है, साथ ही अपने साथी के ऊपर पानी डालकर उसे होश में ले आती है जो इसी के साथ मिला हुआ है, यानी कि दोनों मिलकर उसी इंसान के लिए काम करते हैं जो इस प्रोजेक्ट का हेड है। इनके पास वो एग है जो इन्हें धरती पर लेकर जाना है। तभी वो एग फटता है और उसमें से 2 न्यूली बॉर्न क्रिएचर्स निकलते हैं। इनका स्पेसशिप भी अब यहाँ से टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो जाता है। ये अब अंतरिक्ष की तरफ बढ़ चलते हैं, लेकिन तभी वो 2 कॉकरोचेस जो अभी एग से बाहर निकले हैं वो अपने साथियों को आवाज लगाते हैं। सभी कॉकरोचेस के पंख बाहर आ जाते हैं और वो इनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर चिपक जाते हैं और उसे क्रैश कर देते हैं। और अब यहाँ मार्स पर सिर्फ 3 इंसान बचे हुए हैं। वो सोचते हैं कि इन्हें एक बार फिर से डीएनए को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना चाहिए, शायद दूसरी बार इंजेक्ट करने से इनकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाए। और वो ऐसे ही करते हैं और उनकी पावर्स बढ़ भी जाती है। लेकिन इनमें से एक तीसरी बार भी अपने अंदर डीएनए इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसके अंदर उड़ने की पावर्स भी आ जाती है और वो यहाँ पर बहुत सारे कॉकरोचेस का खात्मा कर देता है। लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर ये महीनों तक भी उनसे लड़ता रहे तब भी ये उन्हें नहीं हरा सकता। ये थक जाता है और तभी उसकी जान बचाने के लिए उसका दूसरा साथी आता है। वो कॉकरोचेस से लड़ता है और तभी एक कॉकरोच जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है उसके ब्लेड को पकड़ लेता है। वो उसे मारने वाला होता है कि सभी को यहाँ पर आसमान में एक रोशनी दिखती है, जिसे देखकर पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तभी कमाची देखता है कि ये तो ननाव है जिससे वो प्यार करता है, जिसकी गर्दन सबसे पहले कॉकरोचेस ने तोड़ दी थी। अब वो एक सिल्क मौत में बदल चुकी है। वो अपनी डस्ट को सभी कॉकरोचेस के ऊपर फैलाना शुरू कर देती है, जिससे कॉकरोच को गुस्सा आता है और वो उस पर फायरिंग करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी डस्ट में बारूद की शक्ति है। लेकिन कोमाची समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ उड़ता है, लेकिन तभी उसका साथी भी उसके पीछे जाता है और इससे पहले कि ब्लास्ट होता है कोमाची को उड़ाकर आसमान की और भी गहराइयों में ले जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सभी कॉकरोचेस और साथी ननाओ भी मारी जाती है। वहीं कोमाची को और उसके साथी को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर बढ़ने की वजह से इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये दोनों के दोनों मार्स की जमीन पर गिरते हैं। कोमाची का साथी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वो कोमाची से कहता है कि तुम्हें अर्थ पर वापस जाना होगा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कॉकरोचेस का जो लीडर होता है वो अभी भी जिंदा होता है, जो कोमाची को खत्म करना चाहता है। लेकिन कोमाची अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में होता है, इसीलिए वो एक ही पंच में मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो खुद वापस अपने स्पेसक्राफ्ट में आ जाता है। यहाँ पर इनका वो साथी भी जिंदा होता है जो पिछली बार स्पेसक्राफ्ट लेकर ऊपर उड़ गए थे और कॉकरोचेस ने उसे क्रैश करवा दिया था, जो धरती पर उस लीडर से मिला हुआ है जिसने इन सबको यहाँ पर भेजा है। वो कोमाची को देखते ही उसकी तरफ गन तान देता है। कोमाची को इस बात से कोई हैरानी नहीं होती क्योंकि उसे इसकी असलियत का पता है, लेकिन वो गोली कोमाची पर नहीं बल्कि उसके पीछे जो कॉकरोचेस होते हैं उन पर चलाता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों बड़े स्पेसशिप के अंदर जो छोटा स्पेसशिप होता है जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं उसमें बैठकर यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। कॉकरोचेस का लीडर और उसके साथी इन्हें देख रहे होते हैं। कॉकरोचेस के लीडर के जितने भी यहाँ पर साथी है वो इन्हें रोकने के लिए जाना चाहते हैं, पर कॉकरोचेस का लीडर उन सबको रोक लेता है क्योंकि कोमाची ने भी उसकी जान को बख्शा था, इसीलिए वो भी इन दोनों को जाने देता है। वहीं अर्थ पर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने इन सबको यहाँ पर भेजा था। उसे पता चल जाता है कि इनका प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। साथ ही गवर्नमेंट को भी उसके इरादों का पता चल जाता है जिसके बारे में पहले गवर्नमेंट को नहीं पता
रहा था कि वो अपने इरादों को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबका इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह से कई लोगों की जान गई है और ये सब वो पैसों के लिए करना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट की एक दूसरी अधिकारी होती है जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो अपनी एडवांस पावर से उस गोली को रोक लेता है और उसकी तरफ एक मकड़ी को फेंकता है जिसके अंदर से पॉइजन निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं कोमाची और उसके साथी को दिखाया जाता है जो धरती पर अब लैंड करने वाले हैं। कोमाची कहता है कि धरती पर लैंड करने के बाद मैं नानानो और अपने सभी साथियों की याद में जिन सबको हमने खो दिया है एक ग्रेवयार्ड बनाऊंगा और इसके बाद मैं फिर से मार्स पर जाऊंगा। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यही। इंसानों से नाराज ईश्वर आज पूरे गांव को तबाह करने आते हैं, लेकिन इंसानों की काफी मिन्नतों के बाद ईश्वर उनके सामने एक शर्त रखते हैं। लेकिन उस शर्त को पूरा नहीं किया गया तो वो अपनी वाटर पावर से उनके टाउन को नष्ट कर देगा। असल में ये आइलैंड समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ था। इस टाउन पर सभी लोग एक साथ रहा करते थे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन एक दिन उन्होंने ज्यूस देवता की सबसे बड़ी मूर्ति बना दी। ये मूर्ति बनने से ज्यूस तो बहुत खुश थे, लेकिन उनका भाई जो पोसाइडन है वो बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्हीं के बदौलत ये आइलैंड अब तक बीच समंदर में टिका हुआ था। ज्यूस की इतनी खुशी से पोसाइडन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अपना भयानक अवतार लेकर उस टाउन की ओर आता है और उन्हें धमकी के साथ सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपनी मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं और साथ में सोने का त्रिशूल भी। जलदेव सुनामी की एक दीवार बनाते हैं और अगर टाउन के लोग समय के मुताबिक उसकी मूर्ति नहीं बना सके तो जलदेव पूरे टाउन को अपनी बनाई हुई सुनामी की दीवार से डुबाकर नष्ट कर देगा। उसके बाद वो अपना समय सूचक यंत्र वहाँ रख कर चले जाते हैं, ये बताकर कि मैं 7 दिन के बाद फिर से आऊंगा। टाउन के लोग मूर्ति तो कैसे तैसे करके बना लेंगे, लेकिन सोने का त्रिशूल बनाना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ तो सोने का नामो निशान नहीं है। जब पानी का देवता पोसाइडन वहाँ से चले जाते हैं तब वहाँ भगदड़ और लूटपाट शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी लोग मरने वाले थे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन एक पैटी नाम की चूहिया भागकर एक मैप निकाल कर लाती है, जहाँ पर एक ऐसा आइलैंड का नक्शा था जहाँ उन्हें त्रिशूल के जैसा सोने का क्रिस्टल मिल सकता है। उसके बाद वहाँ के स्पेशल लोग कुछ जानवरों के साथ वहाँ से निकलने की घोषणा करते हैं और बाकी लोगों को मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन पता लगता है कि नाव चालक तो आधे मरे हुए हैं और उनसे तो जहाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। ऐसे में तो वो 7 दिन में इस टाउन से बाहर निकलेंगे। उसके बाद एक समुद्री पक्षी सीगल को कप्तान बनाया जाता है, लेकिन वो उसी चूहिया को जहाज चलाने के लिए कहता है। हालांकि पैटी सिर्फ लाइब्रेरी की स्टूडेंट है, लेकिन वो अपने हिम्मत और लगन से रस्सी खोल देती है, जिससे पर्दे नीचे आ गिरते हैं और जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। कुछ मील दूर जाते ही उनके सामने एक समुद्री तूफान आता है और इस तूफान को ज्यूस ने ही लाया होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये टाउन के लोग उसके बगल उसके भाई की मूर्ति बनाएं। इसलिए वो उन्हें बहुत परेशान करता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर्स को छोड़ने वाले थे तभी ज्यूस की पत्नी वहाँ आ जाती है और ज्यूस डर से उन काले बादलों को मिटा देता है। उसकी पत्नी उस मॉन्स्टर को लेकर रख देती है, लेकिन पता लगता है कि एक क्रेकन गायब था। जब वो पूछती है तो पता लगता है वो उस टाउन के जहाज को पकड़ रखा है। वो ऑक्टोपस का बच्चा उनकी जहाज को उठाकर खेलने लगता है, जिससे सभी की जान हलक में आ जाती है। और जब बच्चे को छींक आती है तो उनकी शिप हरी भरी हो जाती है। उसके बाद एक बिल्ला मजबूरी में उस ऑक्टो के बच्चे के कानों के छेद के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलत छेद तक पहुंच जाता है। हालांकि वो उससे बच जाता है और उसके कानों तक पहुंचकर उसे लोरी सुनाने लगता है और जल्द ही वो ऑक्टो का बच्चा सो जाता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही वो जहाज पर पहुंचता है वैसे ही उस ऑक्टो के हरे नक्कू में गिर जाता है और जब उठता है तो कप्तान सीगल के ऊपर उल्टी कर देता है। उसके बाद पैटी कुछ जुगाड़ करके जहाज को आगे बढ़ाती है और जब वो किसी शहर के किनारे पहुंचते हैं तब वो अपनी जहाज रिपेयर करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है हमारे पास एक जहाज है जो अभी रिपेयर हो रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब उसे पैसे दिए जाते हैं तब उस जहाज को पानी में फेंक दिया जाता है और इनकी जहाज रिपेयर करने के लिए रिपेयर स्थल पर लगा दी जाती है। लेकिन पैटी उस बिल्ले को वहीं छोड़ देती है जिसका नाम है सैम, क्योंकि पैटी हमेशा कहीं दूर घूमने जाना चाहती थी, जिससे वो हमेशा लॉटरी की टिकट खरीदती, लेकिन वो आज तक कभी नहीं जीती। लेकिन एक दिन जब पोसाइडन बाबा उसके शहर में आते हैं तभी वो लॉटरी की टिकट जीत जाती है। लेकिन उसका ध्यान तो देवता की ओर था, जिसका फायदा उठाकर सैम वो टिकट खा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी दोस्त उसे छोड़कर कहीं जाए। लेकिन जब उसने उल्टी की तब उस टिकट को पैटी ने देख लिया और गुस्से में उसने अपने सबसे खास दोस्त को जहाज से उतार दिया। उसके बाद जल्द ही वो उस आइलैंड पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही एक रोबोट उन पर पत्थरों से हमला करने लगता है। वो किसी भी तरह अपनी जहाज को बचाकर उस आइलैंड पर मौजूद एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो बाहर आकर उस क्रिस्टल और सोने को देखते हैं तो पता लगता है यहाँ खजाने की जगह तो राक्षस रहते हैं जो इंसान और जानवरों को लूटते और खाते हैं। और वो बिल्ला भी एक डॉल्फिन पर सवारी करके उस आइलैंड तक पहुंच जाता है। हालांकि वो पैटी बच जाती है क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसे एक मशीन मिलती है जो उस नक्शे को मैप पर छाप रही थी, जिसके कारण लाखों लोग अपनी जहाज से आकर वहां फंसते थे। उसके बाद सैम को 2 चूहे और मिले
जो फीमेल थी। हालांकि वो सैम से बहुत डर रही थी। सैम उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसकी भी एक दोस्त है जो उसी के प्रजाति की है। उसके बाद वो सैम को अपने दोस्तों से मिलवाती है जो काफी बड़े स्कॉर्पियंस थे। फिर वो भी सैम को इस आइलैंड की सच्चाई दिखाते हुए बताते हैं कि कैसे इंसानों को यहाँ तक बुलाया जाता है और सभी को मार दिया जाता है। उसके बाद सैम उन चूहों को लेकर अपनी दोस्त को बचाने के लिए उनके टाउन में चला जाता है जहाँ वो 2 सिर वाले डायनासोर से बच रहे थे। लेकिन जब उसके सर पर भारी चीज गिरती है तो उनका सर कट जाता है, लेकिन उससे 4 सर और आ जाते हैं, जिससे सैम उसे रोककर पैटी को वहां से निकाल देता है, लेकिन वो खुद फंस जाता है। उसके बाद हम उस टाउन के लोगों को देखते हैं जहां सभी उस मूर्ति को बनाते हुए थक जाते हैं, लेकिन उनमें से एक चूहा उनकी ये हालत देख अपने साथियों को छोड़कर इंसानों को पीने का पानी देने लगता है। इंसान को यकीन नहीं होता कि ये चूहा उनकी मदद कर रहा है, जिसे देख सारे चूहे सभी इंसानों को पानी देने में लग जाते हैं। कहते हैं कि बदलाव लाने के लिए एक की ही जरूरत पड़ती है। उसके बाद आती है सीगल की बारी, जो सभी सीगल मिलकर सभी काम करने वाले लोगों को अपने पंखों से एयर देते हैं कूलर की तरह। जानवरों और पक्षियों की हिम्मत और मदद को देख इंसानों के अंदर ऐसी हिम्मत आई कि वो बिना रुके उस मूर्ति को तैयार करने लगे। उसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो अपने मुर्दे साथियों के कंकाल को लेकर ताला खोलने की कोशिश करते हैं। ताला तो नहीं खुलता, लेकिन उसके सारे साथी आजाद हो जाते हैं। उसके बाद वो जेसन के पिंजरे को ही उठाकर ले जाने लगते हैं क्योंकि वो उसे खोल नहीं सकते थे। उसके बाद हम पैटी को देखते हैं जो बहुत दुखी होती है अपने दोस्त सैम के लिए, क्योंकि सैम ने हमेशा उसका भला चाहा है, जिसकी वजह से वो कैद में है। वो सीगल उस आधे कुत्ते और आधे तोते जैसे दिखने वाले जानवर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे पैटी अपने दोस्त के पास जाती है और अपनी गलतियों को मानने के बाद उसे आजाद कर देती है। उसके बाद पैटी अपने गणित की मदद से सीगल का पंख तैयार कर देती है, जिससे वो एक बार फिर से पहले की तरह उड़ने लगता है। उसके बाद वो उस रोबोट के अंदर जाकर उसके प्रोग्राम को बदल कर गेम खेलने लगते हैं और जो डायनासोर होता है वो स्कॉर्पियंस उसके इतने सर काट देते हैं कि उसके चारों ओर इतने सर आ जाते हैं कि वो सिर्फ लुढ़कते रहते हैं। और उसके बाद पैटी अपने साथियों की मदद से उसी सोने को, जिसे इन राक्षसों ने सालों से इंसानों से लूट कर रखा हुआ था, पैटी उसी को पिघलाकर त्रिशूल बनाने की तैयारी करती है। त्रिशूल तैयार होने के बाद वो उसमें हर जगह चमकते हीरे लगा देते हैं और उसे लेकर अपने साथ जहाज की ओर निकलने लगते हैं। जब वो हरे राक्षस उठते हैं तो अपने टाउन का ये हाल देखकर उस त्रिशूल के पीछे जाते हैं। पैटी के दोस्तों के पास जितनी हिम्मत थी वो उन सभी राक्षसों से लड़ते रहे और आखिरी में वो दोनों भी पकड़े गए, लेकिन सही समय पर वो रोबोट को लाकर सभी राक्षसों को कुचलने लगे, जिससे सभी राक्षस वहाँ से भागने लगे। लेकिन उनका जो लीडर था उसने हार नहीं मानी और वो जाकर रोबोट में बैठ गया। लेकिन उसे पता लगा कि रोबोट का फिर से प्रोग्राम बदल दिया गया है, जिसमें वो एक पत्थर हवा में उछालेगा और खुद को नष्ट कर लेगा। नतीजा भी यही होता है, लेकिन वो फिर से उनकी जहाज पर आकर सभी चीजों को अपनी ताकत से तोड़ने लगता है, जिससे दोनों स्कॉर्पियंस शील्ड को उसकी ओर फेंकते हैं। राक्षस को लगता है इससे तो उसको एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन वो गलत होता है। आखिरी में उस शील्ड को फेंकते हैं जो सूरज की रोशनी में लगता है, जिसके सहारे वो रोशनी एक दूसरे शील्ड से होकर उस राक्षस के ऊपर जा पड़ती है और वो वहीं एक पेड़ में बदल जाता है, क्योंकि ये राक्षस कभी भी सूरज की रोशनी में नहीं जा सकते और इसी वजह इस आइलैंड पर काफी ज्यादा राक्षस पेड़ में बदल चुके हैं। उसके बाद ही वो उस आइलैंड को छोड़कर अपने दोस्तों को अलविदा बोलकर निकल जाते हैं। लेकिन ये 7वां दिन होता है, यानी कि आखिरी दिन, और इस बार हवा भी उनका साथ नहीं देता, जिससे ज्यूस उनके मरने पर पहले से ही प्रे करने लगता है, जिससे उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है और उसी के बाद उनकी जहाज अचानक हवा के तेज दबाव से आगे बढ़ने लगती है। पता लगता है कि ज्यूस अपनी पत्नी के डर से फूंक मारकर उनकी मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पोसाइडन का दिया हुआ समय समाप्त हो जाता है। टाउन के लोगों ने मूर्ति तो बना दिया था जानवरों और पक्षियों की मदद से, लेकिन त्रिशूल अब तक लगा नहीं था। जैसे ही पोसाइडन बाबा अपने सुनामी की दीवार से उन्हें खत्म करने जाते हैं, तभी उन्हें शंख की आवाज सुनाई देती है। जल्द ही वो जहाज टाउन में पहुंच जाता है और पोसाइडन उस त्रिशूल को उठाकर अपनी मूर्ति के साथ उसे फिट कर देता है। अब टाउन के लोगों की जान बच जाती है और साथ में उनका सुंदर टाउन भी। उसके बाद वो ज्यूस के गोल्डन फ्लाइज को भी लौटा देते हैं, जो इनके आइलैंड की हिफाजत करता है। और अब इस टाउन के लोगों के सर पर दोनों देवताओं का हाथ रहता है और लास्ट में पैटी को कहीं दूर जाकर घूमने का टिकट उसे मिल जाता है। लेकिन इस बार वो इस टाउन में अपने दोस्त सैम के ही साथ रहने का फैसला करती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको समझ और पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी देखने के लिए कमेंट करें या वीडियो को लाइक करें ताकि हम इसके जैसी और भी एडवेंचर, कॉमेडी और रोमांच से भरी स्टोरी ला सके। तो मिलते हैं अगले संडे किसी नई कहानी के साथ।